अमिताभ बच्चन ने अपनी फिल्मी कैरियर में कई ऐसी फिल्में की जिनमें इन्होंने दमदार एक्शन तो किया ही, पर साथ ही अपनी लाजवाब कॉमिक टाइमिंग से लोगों का भरपूर मनोरंजन भी किया। साल 1977 में इनकी एक ऐसी ही फिल्म आई, खून पसीना। प्रकाश मेहरा प्रोडक्शंस के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण किया था बब्बू मेहरा ने, तथा इसके निर्देशक थे राकेश कुमार, जिन्होंने इस फिल्म के अलावा साल 1979 की मिस्टर नटवरलाल, 1980 की 2 और 2 5, 1981 की याराना जैसी अन्य लोकप्रिय फिल्मों का निर्देशन भी किया। फिल्म खून पसीना की कहानी लिखी थी स्वयं राकेश कुमार ने, स्क्रीन प्ले लिखा था के शुक्ला ने, तथा डायलॉग्स लिखे थे कादर खान साहब ने। 2 घंटे 31 मिनट की कुल लंबाई वाली इस फिल्म को रिलीज किया गया था 21 जनवरी 1977 को। फिल्म के प्रमुख तथा सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, रेखा, निरूपा रॉय, असरानी, कादर खान, रंजीता, अरुणा ईरानी, भारत भूषण आदि। इस फिल्म के गीतों में संगीत था कल्याण जी आनंद जी का, तथा इनके बोल लिखे थे गीतकार अनजान ने। फिल्म में कुल 4 गाने रखे गए थे, जिनके बोल थे, राजा दिल मांगे चवन्नी उछाल के, बनी रहे जोड़ी राजा रानी की जोड़ी रे, खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे, और मैं तेरी हो गई तू मेरा हो गया आदि। इन गानों में अपनी आवाज का जादू बिखेरा था किशोर कुमार, लता मंगेशकर और आशा भोसले ने। चलिए अब जान लेते हैं इस फिल्म से जुड़े हुए 21 खास अननोन फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, फिल्म खून पसीना साल 1977 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के 6वें स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 80 लाख रुपए, तथा इसने 2 करोड़ 50 लाख रुपए का कारोबार किया था। इस तरह से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही थी। अगर बात करें इस साल की टॉप 3 कमाऊ फिल्मों की, तो पहले स्थान पर रही थी फिल्म अमर अकबर एंथोनी। इसने 7 करोड़ 25 लाख रुपए का कलेक्शन किया और ब्लॉकबस्टर कहलाई। दूसरे स्थान पर रही फिल्म धर्मवीर, जिसका कलेक्शन रहा 6 करोड़ 75 लाख रुपए का, और इसे भी ब्लॉकबस्टर फिल्म कहा गया। तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म हम किसी से कम नहीं। इसने कुल 4 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए और यह सुपरहिट रही। फैक्ट नंबर 2, फिल्म खून पसीना में प्रोड्यूसर के तौर पर नाम आता है प्रकाश मेहरा के भाई बब्बू मेहरा का, जिनका वास्तविक नाम प्रताप मेहरा था। दरअसल बब्बू ने प्रकाश मेहरा की कई फिल्मों में एसोसिएट प्रोड्यूसर का कार्यभार संभाला था। जिन दिनों प्रकाश मेहरा ने फिल्म खून पसीना बनाने की सोची, तो वो अपने अन्य प्रोजेक्ट्स में भी व्यस्त थे, अतः इसके निर्माण की जिम्मेवारी बब्बू मेहरा को दे दी। फैक्ट नंबर 3, जिस प्रकार प्रकाश मेहरा ने प्रोडक्शन का कार्यभार बब्बू मेहरा को दे दी, ठीक उसी तरह डायरेक्शन की जिम्मेवारी अपने सबसे काबिल असिस्टेंट डायरेक्टर राकेश कुमार को सौंप दी। राकेश कुमार इससे पहले प्रकाश मेहरा को समाधि और जंजीर जैसी फिल्मों में असिस्ट कर चुके थे। यह फिल्म उनकी एज अ डायरेक्टर पहली फिल्म थी। फैक्ट नंबर 4, अमिताभ बच्चन शूटिंग के उन दिनों को याद करते हुए मजाकिया लहजे में कहते हैं कि उस दौरान पूरी फिल्म यूनिट में अगर कोई मुझसे लंबा था तो वो थे निर्देशक राकेश कुमार। दरअसल अमिताभ बच्चन की लंबाई 6 फीट 2 इंच थी, जबकि राकेश कुमार 6 फीट 3 इंच के थे। फैक्ट नंबर 5, इस फिल्म में कादर खान ने जालिम सिंह नाम से एक खलनायक का किरदार निभाया था। इस नाम के खातिर फिल्म को हिमाचल प्रदेश में रिलीज करना बड़ा ही मुश्किल हो गया था। दरअसल जिन दिनों खून पसीना रिलीज हुई, तो हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले थे, जिसमें जालिम सिंह नाम का एक उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रहा था। उसने चुनाव आयोग से आग्रह किया कि इस फिल्म के रिलीज होने से मेरे नाम पर काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। चुनाव आयोग ने इस बात को गंभीरता से लेते हुए चुनाव तक हिमाचल में इस फिल्म के रिलीज पर रोक लगा दी थी। फैक्ट नंबर 6, इस फिल्म में भारती नामक बाघिन के साथ अमिताभ बच्चन का जो फाइटिंग सीक्वेंस रखा गया था, दरअसल वह दृश्य ठीक उसी दिन शूट हुई थी जिस दिन अभिषेक बच्चन का जन्म हुआ था। इससे एक बात तो साफ हो जाता है कि इस दृश्य के शूटिंग की एग्जैक्ट तारीख 5 जनवरी 1976 है, क्योंकि इसी दिन अभिषेक बच्चन का जन्म हुआ था। फैक्ट नंबर 7, फिल्म में बाघिन के साथ यह जो फाइटिंग सीक्वेंस है, दरअसल इस दृश्य के शूटिंग को लेकर लोग 2 पालों में नजर आते हैं। कुछ का कहना है कि इस दृश्य को स्वयं अमिताभ बच्चन ने शूट किया था, और इसकी सत्यता के प्रमाण स्वरूप लोग अमिताभ बच्चन का एक ट्वीट शेयर करते हैं, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि इसे एक बॉडी डबल ने शूट किया था। और इस बारे में वो लोग कहते हैं कि जिस बॉडी डबल ने इसे शूट किया था, उसने स्वयं एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया कि उसने बाघिन के साथ लड़ाई की थी। बात करें इसकी असली सत्यता की, तो इस दृश्य को अमिताभ बच्चन और बॉडी डबल दोनों ने मिलकर शूट किया था, जहां इसमें बाघिन के साथ
साथ अमिताभ बच्चन के कुछ क्लोजअप रखे गए थे, वहीं बॉडी डबल के द्वारा दिए गए शॉट्स को दूर से फिल्माया गया था। इस दृश्य को आप गौर से देखेंगे तो आपको सारी सच्चाई मालूम पड़ जाएगी। फैक्ट नंबर 8, इस फिल्म में बाघिन के प्रयोग को दर्शकों से खूब वाहवाही मिली। इसी को ध्यान में रखते हुए निर्देशक राकेश कुमार ने इसे साल 1979 में आई अपनी अगली फिल्म मिस्टर नटवरलाल में भी रखा और इस फिल्म में भी भारती नाम की ये बाघिन जब पर्दे पर आती है तो लोग रोमांच से सिहर उठते हैं। फैक्ट नंबर 9, जब इस फिल्म की शूटिंग के लिए विनोद खन्ना फिल्म के सेट पर पहुंचे तो उन्हें महसूस हुआ कि फिल्म की स्क्रिप्ट तो पूरी तरह से बदलकर रख दी गई है। उन्हें बताया गया था कि फिल्म में उनकी भूमिका अमिताभ बच्चन के समांतर होगी, पर अब तो फिल्म में वो सपोर्टिंग एक्टर बनकर रह गए हैं। ऊपर से उनके सिर पर भूरे बालों का एक विग फालतू में लाद दिया गया है। इस संबंध में विनोद खन्ना ने प्रकाश मेहरा से बात करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की और इन परिस्थितियों में फिल्म करने से साफ मना कर दिया। अंत में प्रकाश मेहरा पूरे मामले को अपने हाथ में ले लिया और कहानी में जरूरी तब्दीलियां करवाई। तब कहीं जाकर विनोद खन्ना ने शूटिंग शुरू की। फैक्ट नंबर 10, इस फिल्म के बजट वृद्धि को रोकने के लिए हर संभव उपाय किया गया था। यहाँ तक कि फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक स्कोर को करवाने में होने वाले खर्च को बचाने के लिए प्रकाश मेहरा की 2 पुरानी फिल्मों जंजीर और हेरा फेरी के बैकग्राउंड म्यूजिक को पुनः प्रयोग किया गया। जहाँ फिल्म के शुरू में आने वाले कास्टिंग क्रेडिट में जंजीर का बैकग्राउंड म्यूजिक सुनाई पड़ता है, वहीं इसके फाइटिंग सीक्वेंस में हेरा फेरी के बैकग्राउंड म्यूजिक को प्रयोग किया गया था। फैक्ट नंबर 11, इस फिल्म को तेलुगु और तमिल में भी रीमेक किया गया। इसके तेलुगु रीमेक का नाम था टाइगर, जो कि 1979 में आई थी और इसके लीड रोल में नजर आए थे एन.टी. रामाराव। इसका तमिल रीमेक आया साल 1989 में, जिसका नाम रखा गया शिवा और इसके लीड रोल में नजर आए थे सुपरस्टार रजनीकांत। फैक्ट नंबर 12, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रकाश मेहरा और मनमोहन देसाई में दोनों में गहरी प्रतिद्वंदिता हुआ करती थी। यहाँ तक कि प्रत्येक साल दोनों की फिल्मों में यह होड़ रहती थी कि किनकी फिल्म पहले स्थान पर रहेगी, पर 1977 एक ऐसा साल रहा जहां प्रकाश मेहरा के द्वारा निर्मित और निर्देशित एक भी फिल्म नहीं आई, जबकि मनमोहन देसाई की फिल्म अमर अकबर एंथोनी ने उस साल के सारे फिल्मों को पछाड़ते हुए शीर्ष पर कब्जा जमाया था। हालांकि खून पसीना इस साल प्रकाश मेहरा प्रोडक्शंस के बैनर तले ही आई थी, पर इसमें प्रकाश मेहरा की प्रत्यक्ष भूमिका नहीं थी। फैक्ट नंबर 13, उन दिनों के फिल्म पत्रकारों का कहना है कि प्रकाश मेहरा और मनमोहन देसाई में इतनी प्रतिद्वंदिता बढ़ गई थी कि दोनों ने अपने सहयोगियों, कलाकारों और टेक्निकल टीम को सख्त हिदायत दे रखा था कि विपक्षी बैनर में जाकर कोई काम न करें। लेकिन अमिताभ और कादर खान 2 ऐसे लोग थे जो दोनों बैनर्स के लिए काम करते थे। इनके अलावा फिल्म खून पसीना की टीम पर गौर करें तो पता चलता है कि इसका स्क्रीन प्ले लिखा था के शुक्ला ने, जो कि मनमोहन देसाई के खास लेखकों में से एक थे। हालांकि बाद में के शुक्ला भी पूरी तरह से मनमोहन देसाई को ही समर्पित हो गए थे। फैक्ट नंबर 14, इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के किरदार का उपनाम था टाइगर, जो कि फिल्म के निर्देशक राकेश कुमार के द्वारा सुझाया गया था। इस नाम से राकेश कुमार के लगाव का पता इस बात से भी चलता है कि ये अमिताभ बच्चन को लेकर टाइगर नाम से एक फिल्म भी बनाने वाले थे, जिसका निर्माण नवजीवन फिल्म के बैनर तले मिस्टर नटवरलाल के निर्माता टोनी और टीटो के देखरेख में होना था। हालांकि यह फिल्म सिर्फ एक घोषणा बनकर रह गई। फैक्ट नंबर 15, उन दिनों अमिताभ बच्चन की कई फिल्मों की शूटिंग जम्मू और कश्मीर में ही हो रही थी, जिनमें शामिल थी साल 1976 की कभी कभी, 1977 की खून पसीना, 1979 की मिस्टर नटवरलाल आदि। यहाँ तक कि फिल्म कभी कभी के लिए अमिताभ बच्चन की लगभग पूरी फैमिली ही कश्मीर पहुँच गई थी, जिनमें शामिल थे इनके माता पिता हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन, पत्नी जया बच्चन और भाई अजिताभ बच्चन। यहाँ तक कि इनके माता पिता और भाई फिल्म कभी कभी के एक दृश्य में नजर भी आते हैं। फैक्ट नंबर 16, साल 1977 रेखा के लिए बेहद ही खराब साल साबित हुआ। ये वो समय था जब रेखा ने अमिताभ बच्चन के साथ काम करना शुरू किया, पर 1977 में रिलीज हुई इनकी 3 फिल्मों आलाप, ईमान धर्म और खून पसीना में से खून पसीना के अलावा बाकी दोनों फिल्में बुरी तरह से फ्लॉप हो गयी। इसके अलावा भी रेखा की इस साल 11 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें से सिवाय खून पसीना के कोई भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। इसके अलावा ये भी कहा गया कि खून पसीना में भी रेखा का किरदार अमिताभ बच्चन के स्टारडम के सामने बिल्कुल फीका पड़ जाता है। फैक्ट नंबर 7,
फिल्म खून पसीना के रिलीज होने के कुछ समय बाद ही इनकम टैक्स विभाग ने रेखा पर ब्लैक मनी लेने तथा टैक्स चोरी करने का आरोप लगाया और कहा कि उन्हें अपनी कई फिल्मों के लिए काला धन मिला है। इस बाबत उन्होंने प्रकाश मेहरा प्रोडक्शंस के ऑफिस पर छापा भी मारा, जहां से उन्होंने 2 अकाउंट बुक जब्त किए, जिनसे मालूम चला कि रेखा को खून पसीना के लिए ब्लैक मनी में 2.5 लाख रुपए की रकम चुकाई गई है। इसके अलावा भी रेखा को मिले अन्य काले धन का ब्यौरा इकट्ठा करके रेखा पर भारी जुर्माना ठोका गया, जिसे भरने में उन्हें कई साल लग गए थे। फैक्ट नंबर 18। फिल्म समीक्षक सुष्मिता दास गुप्ता बताती हैं कि जया बच्चन दीवार के बाद आई अमिताभ बच्चन की कई फिल्मों से खुश नहीं थी। दरअसल अमिताभ बच्चन ने अपने कैरियर की शुरुआत में कई ऐसी फिल्मों में काम किया था जिनमें उनकी नायिका का किरदार उनसे बेहतर या उनके टक्कर का था, जैसे कि सौदागर, संजोग, अभिमान, मिली आदि। पर दीवार के बाद अमिताभ बच्चन की फिल्मों में उनके एंग्री यंग मैन वाली इमेज को भुनाने का प्रयास किया जाने लगा। इस दौरान अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की जोड़ी को लेकर कई फिल्में बनाने की कोशिश तो अवश्य हुई, पर जया बच्चन ऐसी फिल्मों में काम करने को बिल्कुल तैयार नहीं थी जिनमें अमिताभ बच्चन पूरी फिल्म में छाए रहे और नायिका केवल शो पीस नजर आए। जया बच्चन का कहना था कि 2 अनजाने फिल्म के बाद अमिताभ बच्चन की शायद ही कोई फिल्म रही होगी जिसमें नायिका की सशक्त भूमिका रही हो, इसलिए खून पसीना रिलीज होते होते जया बच्चन ने फिल्म से संन्यास लेने की घोषणा कर दी और अमिताभ बच्चन के साथ भी किसी निरर्थक भूमिका में काम करने से साफ इनकार कर दिया। फैक्ट नंबर 19। असरानी यूं तो बतौर हास्य कलाकार काफी मशहूर रहे, पर ये वो भी समय था जब वो कभी कभी खुद को नायक और गैर हास्य प्रधान किरदारों में देखने का प्रयास कर रहे थे और इसी क्रम में उन्होंने 1970 के दशक में कुछ ऐसी फिल्में करनी शुरू कर दी जहां वो हास्य कलाकार नहीं थे। इस दौरान न सिर्फ उन्होंने गुजराती फिल्मों में नायक की भूमिका लेनी शुरू कर दी, बल्कि हिंदी फिल्मों में भी खून पसीना, अनुरोध और चला मुरारी हीरो बनने जैसी फिल्मों में गंभीर भूमिकाएं करने का प्रयास किया, लेकिन इस कवायद में उनके हाथ से कई महत्वपूर्ण रोल छूट गए। इस बारे में असरानी कहते हैं कि उन दिनों नायक और गंभीर अभिनेता बनने के फेर में मैं बर्बाद होते होते बचा था। फैक्ट नंबर 20। फिल्म खून पसीना कैरिबियन देशों में काफी लोकप्रिय हुई थी, वो भी ऐसे समय में जब वहाँ भारतीय फिल्मों का प्रदर्शन लगभग खत्म सा हो गया था। उस समय के आंकड़े बताते हैं कि साल 1978 के दौरान कैरिबियन देशों में केवल 7 थिएटर्स में भारतीय फिल्में दिखाई जा रही थी और इनमें से 6 थिएटर्स में खून पसीना का प्रदर्शन हो रहा था। फैक्ट नंबर 21। साल 1976 में आयोजित 25वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में फिल्म खून पसीना को केवल एक ही पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। यह नामांकन अरुणा ईरानी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए मिला था। हालांकि उस साल के बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड फिल्म प्रियतमा के लिए आशा सचदेव को हासिल हुआ था। इस साल स्वामी, अमर अकबर एंथोनी और हम किसी से कम नहीं ने समान रूप से 3 अवार्ड्स जीते थे। तो ये थी साल 1977 में आई अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना की लोकप्रिय फिल्म खून पसीना पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।